कि अगर आप डिटेल समझ जाएंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सीआर कितने प्रेशर से चार्ज होता है या सीआर का मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, तो सिंपल सी बात है, जब सीआर बीपी से चार्ज होता है तो उसका मैक्सिमम प्रेशर 5 किलोग्राम होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बीपी से चार्ज होता है। तो इसलिए आप अगर डिटेल से सिस्टम को समझ जाएंगे तो इससे बनने वाले 1000 सवाल के आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में हम ट्रेन के ब्रेक सिस्टम के बारे में बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। देखिए, अगर आप सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हैं, जेई या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रेन के एयर ब्रेक सिस्टम से आते हैं। या फिर अगर आप नॉर्मली काम भी, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो एयर ब्रेक होती है। तो एयर ब्रेक के बारे में जानना हर सीएनडब्ल्यू एम्प्लॉय का बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हर सीएनडब्ल्यू एम्प्लॉय एयर ब्रेक के बारे में ज़रूर जाने। तो आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे एयर ब्रेक के ऊपर कि एयर ब्रेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करता है एयर ब्रेक। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर सिस्टम को समझ लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन उसके अंदर से ही निकलते हैं, तो आपको एक एक सवाल रटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ब्रेकिंग सिस्टम को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले तो ये देखते हैं कि जो एयर ब्रेक जो सिस्टम होता है कितने तरह का होता है। तो देखिए, दो तरह का सिस्टम होता है, एक सिंगल पाइप होता है, एक डबल पाइप होता है, जिसे कि हम ट्विन पाइप सिस्टम भी कहते हैं। अब ये जो सिंगल पाइप सिस्टम है, ये सिस्टम केवल मालगाड़ियों में ही लगा होता है और इसमें एक ही पाइप होता है जिसे ब्रेक पाइप कहते हैं। और इस सिस्टम में चार्जिंग और रिलीजिंग समय अधिक होता है, यानी जो गाड़ी चार्ज होती है और रिलीज़ होती है उसमें ज़्यादा समय लगता है जो ट्विन पाइप सिस्टम होता है उसके मुकाबले, क्योंकि गाड़ी को चार्ज करने, ब्रेक लगाने और रिलीज़ करने का काम एक ही पाइप के द्वारा होता है। इसलिए इस सिस्टम को सिंगल पाइप सिस्टम कहते हैं और इसका इस्तेमाल केवल मालगाड़ियों में होता है। जो दूसरा सिस्टम है वो है डबल पाइप या फिर ट्विन पाइप सिस्टम भी कहते हैं। यह सिस्टम सवारी गाड़ी तथा मालगाड़ियों में बॉक्सन एचएल, बीएसएन एचएल एवं कंटेनर वैगनों में होता है। इसमें दो पाइप लगे होते हैं, एक को ब्रेक पाइप कहा जाता है जिसका रंग हरा होता है और दूसरे को फीड पाइप कहा जाता है जिसका रंग सफ़ेद होता है। इस सिस्टम में चार्जिंग और ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीजिंग का जो टाइम है वो कम लगता है, क्योंकि इसमें एक अलग से फीड पाइप दिया गया है जो कि लगातार एक्सेलरी रेजर्वायर को चार्ज करता रहता है। तो डबल पाइप में दो पाइप होता है, नाम से ही आप समझ जाएंगे कि दो पाइप होता है, एक एफपी होता है, एक वीपी होता है। जबकि सिंगल का पाइप जो सिस्टम होता है उसमें एक ही पाइप होता है जिसको बीपी कहते हैं, ब्रेक पाइप कहते हैं। कई बार इसको ट्रेन पाइप भी कहा जाता है। अब ये प्रेशर, जो निर्धारित प्रेशर की मात्रा, यानी मालगाड़ी में अगर गाड़ी की लंबाई 58 एयर वैगनों की है, अगर 58 एयर वैगन ब्रेक वाले यहाँ पे अगर गाड़ी है, तो जो लोको में ब्रेक पाइप प्रेशर होगा वो होगा 5.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ब्रेक वान में, यानी कि सबसे लास्ट जो गार्ड का डब्बा है, उसमें 4.8 होगा। ये होगा बीपी का प्रेशर। अगर ट्विन सिस्टम है तो जो फीड पाइप का प्रेशर होगा, एफपी का प्रेशर, वो होगा लोको में 6 केजी और ब्रेक वान में 5.8 केजी। अगर ट्रेन की लंबाई 58 एयर वैगन से अधिक है, मालगाड़ी की लंबाई 58 डब्बों से ज़्यादा है, तो जो बीपी का प्रेशर होगा ब्रेक पाइप का, वो लोको में 5.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जबकि ब्रेक वैन में 4.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो ट्रेन में प्रॉब्लम है, लीकेज है, उसको ठीक करना पड़ता है। इसी तरह से जो फीड पाइप का प्रेशर है वो लोको में 6 केजी होता है, मैक्सिमम प्रेशर 6 केजी होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ब्रेक वैन में 5.7 केजी होता है, किसमें 58 अगर वैगन से ज़्यादा लंबी गाड़ी है तो ये हो गया मालगाड़ी का। अगर सवारी गाड़ी की बात की जाए तो सवारी गाड़ी में जो ब्रेक पाइप बीपी का प्रेशर होता है वो 5.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और ब्रेक वैन का जो प्रेशर होता है वो 4.8 से 5.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह जो फीड पाइप होता है, जो एफपी का प्रेशर होता है, वो लोको में 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि ब्रेक वैन में आखिरी जो कोच होता है उसमें 5.8 से 6.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कम होता है तो इसका मतलब ट्रेन में कहीं लीकेज है और हमें उसको ठीक करना होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कट ऑफ एंगल कॉक होता है। ये प्रत्येक कोच में या वैगन में पाइप के अंत में लगे होते हैं। इसके ऊपर लगा हैंडल पाइप के समानांतर हो तो एंगल कॉक खुली हुई अवस्था में होगी, तथा हैंडल लंबवत हो तो एंगल कॉक बंद अवस्था में होगी। सिंगल पाइप सिस्टम में 2 और डबल पाइप सिस्टम में 4 एंगल कॉक होते हैं। जो एंगल कॉक होते हैं दोनों एंड पे होते हैं। अगर ये सिंगल पाइप ट्रेन है तो सिर्फ 2 ही एंगल कॉक होंगे दोनों तरफ मिला के, दोनों एंड में एक एक।
लेकिन अगर ट्विन पाइप सिस्टम है तो टोटल 4 होंगे, दोनों एंड में दो दो मिला के, एक एफ एक बीपी, एक एफ एक बीपी, तो मिला के ये 4 यहाँ पे एंगल कॉक होते हैं। अब इनका काम क्या है? ये जो एंगल कॉक होते हैं ये खुली अवस्था में, जब ये खुले हुए पोजीशन में होते हैं तो ये प्रेशर को आगे जाने का रास्ता देते हैं, यानी एक कोच से दूसरे कोच तक प्रेशर को जाने देते हैं, एयर प्रेशर को, एपी और बीपी। और अगर बंद अवस्था में होते हैं तो एक तरफ का प्रेशर रोकते हैं और दूसरी तरफ के प्रेशर को एयर होज कपलिंग के हवा वेंट होल से बाहर निकाल देता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल डर्ट कलेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डर्ट कलेक्टर नाम से ही आपको लग रहा होगा, धूल को, डर्ट को कलेक्ट करने वाली चीज़ है ये। और ये ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप दोनों में लगा होता है, यानी बीपी और एफपी दोनों में एक एक डर्ट कलेक्टर लगा हुआ होता है। यह ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप में बहने वाली हवा को छानने का काम करता है, जिससे आगे के उपकरण में कोई खराबी ना हो। हमारा जो डीबी होता है, जो ट्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर उसमें धूल या फिर मॉइस्चर चला जाए तो डीबी फंक्शन करना बंद कर देता है, कई बार ख़राब हो जाता है या फिर मॉल फंक्शनिंग करने लगता है। तो धूल को रोकने के लिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल डर्ट कलेक्टर लगाया गया है। ये हवा में आने वाली किसी भी तरह की गंदगी को, धूल को ये छान लेता है और वहाँ से फिर फ्रेश शुद्ध हवा को आगे डीबी तक जाने देता है। आजकल आईसीएफ कोच में इसको मुख्य फीड पाइप तथा ब्रेक पाइप पर न लगा के इनके ब्रांच पाइप में आइसोलेटिंग कॉक के बाद लगाया जाता है। जो आईसीएफ कोच है उसमें एफपी बीपी में न लगा के जो ब्रांच पाइप होता है वहाँ पे लगाया जाता है आइसोलेटिंग कॉक के बाद। चेक वाल्व, चेक वाल्व को एनआरवी भी कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। चेक वाल्व एक नॉन रिटर्न वाल्व की तरह कार्य करता है, जो फीड पाइप के प्रेशर को ऑक्सिलरी रेजरवायर में जाने देता है, परंतु ऑक्सिलरी रेजरवायर के प्रेशर को वापस फीड पाइप में आने से रोकता है। बस इसका इतना ही काम है। जो एआर टैंक होता है उसके प्रेशर को वापस फीड पाइप में नहीं आने देना, जबकि फीड पाइप के प्रेशर को एआर टैंक में जाने देना। तो इसका काम है कि एक तरफ से प्रेशर को जाने देता है जबकि उसी प्रेशर को वापस नहीं आने देता है। तो ये एनआरवी है, नॉन रिटर्न वाल्व भी इसको कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ऑक्सिलरी रेजरवायर, जिसको कि हम शॉर्टकट में एआर कहते हैं। सिंगल पाइप सिस्टम में ये 100 लीटर क्षमता का तथा डबल पाइप सिस्टम में 200 लीटर क्षमता का होता है। आपने देखा होगा कोच के नीचे या फिर वैगन के नीचे एक बड़ा सा टैंक होता है गोल सा, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, उसी को एआर या फिर ऑक्सिलरी रेजरवायर कहा जाता है। तो अगर सिंगल पाइप सिस्टम है, मालगाड़ी है, तो वहाँ 100 लीटर की क्षमता का होगा, तथा डबल पाइप में या फिर आईसीएफ है या फिर एलएचबी है, इसमें 200 लीटर की क्षमता का होता है। एआर सवारी गाड़ी या डबल पाइप प्रणाली में 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा मालगाड़ी के सिंगल पाइप प्रणाली में 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है। अगर एआर जो है ये सवारी गाड़ी में लगा है, आईसीएफ हो, एलएचबी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, तो उसमें ये बीपी से नहीं चार्ज होता है बल्कि एफपी से चार्ज होता है। और एफपी का प्रेशर कितना हो, 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए पैसेंजर ट्रेन में एआर जो है 6 किलोग्राम से चार्ज होता है, जबकि मालगाड़ी जो कि सिंगल अगर सिस्टम लगा हुआ है, सिंगल एयर ब्रेक लगा हुआ है, तो वहाँ पे एआर 5 किलोग्राम से चार्ज होता है, क्योंकि उसमें एक ही पाइप लगा है जो कि बीपी है और ये बीपी से ही चार्ज होता है। और बीपी का मैक्सिमम प्रेशर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम संपीड़ित वायु का भंडारण करना है, यानी कि इसका काम जो है प्रेशराइज्ड एयर का यहाँ पे स्टोर करना है इसका काम। तथा ब्रेक लगाते समय इसी की हवा ब्रेक सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व द्वारा भेजी जाती है। जब ब्रेक अप्लाई होता है, ड्राइवर जब बीपी के प्रेशर को कम करता है, ड्रॉप करता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, जो डीबी जिसे हम कहते हैं, वो एआर के प्रेशर को ही ब्रेक सिलेंडर में भेजता है, जिससे ब्रेक लगता है। सवारी गाड़ी के एआर में ड्रेन कॉक लगा होता है, जिसकी सहायता से इसे ड्रेन किया जाता है। मालगाड़ी के एआर में डमी प्लग लगा होता है। एआर से लीकेज होने पर कोच वैगन को आइसोलेट किया जाता है। देखिए, जब भी आप कोई आप यहाँ पे आईसीएफ या एलएचबी देखेंगे कोच, तो उसका जो एआर है उसके नीचे आप देखेंगे एक ड्रेन प्लग लगा होता है, जिसको आप खोल के उसको ड्रेन कर सकते हैं। जबकि मालगाड़ी में ड्रेन प्लग नहीं लगा होता है, उसमें सीधा डमी लगा होता है। अगर उसको ड्रेन करना है तो डमी प्लग को खोलना पड़ता है। अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, डीबी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे ब्रेकिंग सिस्टम का, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हार्ट है पूरे ब्रेकिंग सिस्टम का, डीबी। यह एयर ब्रेक प्रणाली का मुख्य अंग है, जिसे एयर ब्रेक का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके नीचे की ओर क्विक रिलीज वाल्व हैंडल लगा हुआ होता है, जिसे खींचने पर ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। इसके बाईं ओर आइसोलेटिंग हैंडल लगा होता है, जिसके द्वारा वैगन या कोच को आइसोलेट किया जाता है। वैगन या कोच में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की संख्या एक ही होती है। देखिए, डीबी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा ब्रेकिंग सिस्टम यही संभालता है। अब अगर कोच को मैनुअली रिलीज़ करना है ब्रेक,
तो डीबी के नीचे एक हैंडल लगा होता है, उसको जब आप खींचते हैं तो मैनुअली रिलीज़ हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये आप देखेंगे एक छोटा सा चैन लगा हुआ है। जब आप इस लीवर को दाएं बाएं खींचेंगे या आगे पीछे खींचेंगे तो ये मैनुअली रिलीज़ हो जाएगा ब्रेक। इसके अलावा आपको एक लीवर दिख रहा है, ये आइसोलेटिंग हैंडल है, इससे डीबी को आइसोलेट किया जाता है। डीबी को अगर आप आइसोलेट कर देंगे तो उस कोच का पूरा ब्रेकिंग सिस्टम आइसोलेट हो जाता है। तो अगर डीबी में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे आप सेक्शन में आप उसको ठीक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे डीबी को आइसोलेट कर दिया जाता है इस हैंडल के मदद से। अब देख लेते हैं डीबी के कार्य, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के कौन कौन से काम हैं। तो ये कंट्रोल रिजर्वायर को चार्ज करता है, एक्सेलरी रिजर्वायर को चार्ज करता है यानी कि एआर को चार्ज करता है, ये सीआर को भी चार्ज करता है और सीआर इसके साथ ही लगा होता है। ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक लगने के लिए निश्चित दर से कंप्रेस्ड एयर भेजता है। देखिए जो बीसी होता है ब्रेक सिलेंडर, उसमें मैक्सिमम प्रेशर जो होता है 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी जब इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है तो 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर उसके अंदर जाता है। इससे ज़्यादा प्रेशर उसके अंदर नहीं जा सकता, ऐसा डीबी को बनाया गया है। पुनः चार्जिंग के समय या मैनुअली रिलीज वाल्व खींचने पर सिलेंडर की हवा को बाहर वायुमंडल में निकालता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। जब हम इसको पुनः चार्जिंग करते हैं यानी कि जब बीपी का प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो ये क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर के अंदर के जो प्रेशर है उसको ये वायुमंडल में बाहर निकाल देता है, इस तरह से ब्रेक रिलीज हो जाता है। या फिर जब हम मैनुअली इसके वाल्व को खींचते हैं तो भी ये ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को वायुमंडल में निकाल देता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। जल्दी जल्दी ब्रेक लगाता और रिलीज करता है, सिस्टम को ओवरचार्ज होने से बचाने की कोशिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं सीआर, कंट्रोल रिजर्वायर। यह कोच और वैगन में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के साथ ही पीछे की तरफ लगा होता है। एक गोल सा आप देखेंगे यहाँ पे, अगर फोटो में आप देखिए तो ये पीछे लगा हुआ है। ये हो गया डीबी और डीबी के बीच में हो गया ये कॉमन पाइप ब्रैकेट और इसके पीछे लगा हुआ है ये सीआर। इसका कार्य डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में प्रेशर का अंतर बनाना या समाप्त करना है। इसका चार्जिंग प्रेशर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्योंकि कंट्रोल रिजर्वायर में ब्रेक पाइप की हवा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व द्वारा भेजी जाती है। जो सीआर होता है, एक तरह से सीआर ही वो पैरामीटर है जिसको देख के डीबी काम करता है। डीबी कैसे सेंस करता है कि बीपी का प्रेशर कम हुआ या बीपी का प्रेशर ज़्यादा हो गया, ये सीआर को ही देख के सेंस करता है कि बीपी का प्रेशर कम हुआ या फिर बीपी का प्रेशर ज़्यादा हो गया। इसका चार्जिंग प्रेशर है यानी जो ये चार्ज होता है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है क्योंकि कंट्रोल रिजर्वायर में ब्रेक पाइप की हवा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व द्वारा भेजी जाती है। यानी गाड़ी में जब कोई भी प्रेशर नहीं है, गाड़ी को पहली बार चार्ज किया जाता है तो जो बीपी का प्रेशर है वही इसको चार्ज करता है जो कि डीबी के थ्रू होके जाता है। यानी डीबी के थ्रू बीपी के प्रेशर से सीआर चार्ज होता है, एफपी से चार्ज नहीं होता है, बीपी से चार्ज होता है। और जाहिर सी बात है जब बीपी से चार्ज होगा तो बीपी का प्रेशर तो 5 किलोग्राम होता है, इसलिए सीआर बीपी से चार्ज होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप डिटेल समझ जाएंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सीआर कितने प्रेशर से चार्ज होता है या सीआर का मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, तो सिंपल सी बात है जब सीआर बीपी से चार्ज होता है तो उसका मैक्सिमम प्रेशर 5 किलोग्राम होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बीपी से चार्ज होता है। तो इसलिए आप अगर डिटेल से सिस्टम को समझ जाएंगे तो इससे बनने वाले 1000 सवाल के आप आंसर दे सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अब अगला देख लेते हैं, अगले पार्ट्स का क्या है, एयर हॉर्स कपलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग सिस्टम का। एयर हॉर्स कपलिंग ब्रेक पाइप या फीड पाइप, ये दोनों के लिए होता है, बीपी और एफपी दोनों के लिए होता है। पूरी गाड़ी के ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप को इनके द्वारा जोड़ा जाता है। यानी एक कोच से दूसरे कोच के अगर एफपी पाइप और फीड पाइप को जोड़ना हो तो ये काम करता है एयर होस कपलिंग। ये हाई प्रेशर एयर होस होते हैं, इनका मुंह हथेली के आकार का होने के कारण इन्हें पामेंट भी कहा जाता है। ब्रेक पाइप के पामेंट को फीड पाइप के पामेंट से नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि इनके डिज़ाइन में परिवर्तन रखा गया है। देखिए जो बीपी का पामेंट है यानी जो बीपी का पाइप है वो कभी भी गलती से भी एफपी से नहीं जुड़ सकता है क्योंकि अगर बीपी एफपी से जुड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब भी बीपी का पाम है वो बीपी वाले के साथ ही जुड़ेगा। यानी जब आप दो कोच को जोड़ते हैं आपस में तो अगर आप चाहें कि एक कोच के एफपी को दूसरे कोच के बीपी पाइप से जोड़ दिया जाए तो ये संभव नहीं है क्योंकि दोनों का डिज़ाइन अलग है। एक कोच का बीपी दूसरे कोच के बीपी से ही जुड़ेगा, यानी एयर होस कपलिंग का जो पामेंट है वो दूसरे कोच के एयर होस कपलिंग के पामेंट में बीपी से ही जुड़ेगा और एफपी से ही जुड़ेगा। कौन एफपी है कौन बीपी है इसके लिए ब्रेक पाइप के पामेंट का रंग हरा तथा फीड पाइप के पामेंट का रंग सफ़ेद किया जाता है।
जो बीपी का पावरमेंट है उसका रंग हरा होता है, जो एफपी का पावरमेंट है उसका रंग सफ़ेद होता है। इसके अलावा पावरमेंट के ऊपर लिखा भी होता है एफपी और बीपी, उनके ऊपर उभरे हुए अक्षरों में क्रमशः बीपी तथा एफपी लिखा होता है ताकि पावरमेंट का रंग निकल जाने या बदल जाने पे भी उन्हें पहचाना जा सके। इनके अंदर एमयू वाशर लगा होता है जिसका कार्य कपलिंग से एयर लीकेज को रोकना है। दो कपलिंग जब आपस में हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे लीकेज ना हो, इस लीकेज को रोकने के लिए वहाँ पे एमयू वाशर का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ये एमयू वाशर कट जाते हैं, घिस जाते हैं, तो वहाँ से लीकेज होने लगती है जिसे सीएनडब्ल्यू एम्प्लॉय बदल देते हैं। अगला है ब्रेक सिलेंडर। यह कोच के प्रत्येक कोच तथा वैगन में क्षैतिज अवस्था में लगा होता है। इसमें पीछे की ओर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का कनेक्शन होता है, डीबी का कनेक्शन होता है। इसकी पिस्टन रॉड ब्रेक लगने पर बाहर आती है और ब्रेक रिलीज होने पर अंदर जाती है। पिस्टन पर रिटर्न स्प्रिंग लगी होती है जो कि ब्रेक लगने पर दबती है और रिलीज होने पर फैलती है। सिंगल पाइप गाड़ी में इसकी संख्या 1 होती है, जबकि डबल पाइप अगर हम पैसेंजर गाड़ी की बात करें तो वहाँ पे, या गुड्स की भी बात कर ले या पैसेंजर की भी बात कर ले, तो वहाँ पे एक बॉगी में 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। तो टोटल एक कोच में 4 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो और वो बॉगी माउंटेड, अगर आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ में तो बीएमबीसी लगा होता है, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बॉगी के ऊपर माउंटेड होता है ब्रेक सिलेंडर, एक बॉगी पे 2 होता है, एक कोच में 4 होता है। और अगर हम एलएचबी की बात करें तो वहाँ पे एक्सल माउंटेड होता है, यानी कि जो डिस्क ब्रेक है सीधा वहीं पे ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। तो एक एक्सल पे 2 होता है। एलएचबी के अंदर एक एक्सल पे 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। टोटल एक कोच में 4 एक्सल होते हैं तो 8 ब्रेक सिलेंडर हो गए। और अगर एक यहाँ पे हम एक ट्रॉली की बात करें या फिर एक बोगी की बात करें एलएचबी के, तो एक बोगी में 2 एक्सल होते हैं, तो इसका मतलब 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। ये है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ये कोच ट्रॉली बॉगी फ्रेम पे लगाया जाता है। जो बॉगी फ्रेम होता है उसके ऊपर ये लगे होते हैं, इसलिए इनका नाम ही हो गया बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। इसलिए इसे बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कहते हैं। इनकी संख्या एक बोगी पे 2 होती है तथा एक कोच में 4 होती है। इस ब्रेक सिलेंडर में लगे आइसोलेटिंग कॉक में वेंट हॉल लगाया जाता है जिसकी मदद से आवश्यकता अनुसार ब्रेक सिलेंडर की हवा को बाहर निकालकर ब्रेक रिलीज किए जा सकते हैं। इसमें अलग से स्लैक एडजस्टर नहीं लगाया जाता है क्योंकि स्लैक एडजस्टर इनबिल्ट होता है। स्लैक एडजस्टर का काम इस ब्रेक सिलेंडर के अंदर ही लगे स्लैक इन एडजस्टर द्वारा होता है। देखिए जो गुड्स होता है, जो सिंगल पाइप होता है, उसमें जो ब्रेक सिलेंडर लगा होता है उसके अंदर स्लैक एडजस्टर नहीं होता है। जो स्लैक आता है उसको एडजस्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे एक ए से बी स्लैक एडजस्टर बाहर की तरफ लगाया जाता है। जबकि जो बीएमबीसी होता है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जिसका इस्तेमाल आईसीएफ कोच में किया जाता है, इसमें इसके अंदर ही स्लैक एडजस्टर होता है, तो ये अलग से स्लैग एडजस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सिलेंडर का व्यास 8 इंच होता है। इसमें 2 आइसोलेटिंग कॉक लगे हुए होते हैं। ऐसे कोचों में उच्च घर्षण वाले के टाइप कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक लगाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व खराब होने पर ब्रेक सिलेंडर की हवा निकालने के लिए इसके आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना चाहिए, जिससे वेंट होल से हवा बाहर निकल जाती है। यानी जो यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक लगता है डीबी और ब्रेक सिलेंडर के बीच में ऐसी आइसोलेटिंग कॉक लगाई जाती है जिसमें एक वेंट होल होता है। जब आप आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे तो वो वेंट होल ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को बाहर निकाल देता है। कभी कभी ये वेंट होल जाम होकर बंद हो जाता है, उस समय फ्लेक्सिबल पाइप के नट को लूज़ करके भी हवा निकालकर ब्रेक रिलीज़ किया जा सकता है। अगर आप वेंट होल वहाँ बंद हो गया, आइसोलेटिंग कॉक आप घुमा रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ से हवा का प्रेशर नहीं निकल रहा है, तो फिर आप फ्लेक्सिबल पाइप को, जो कि यहाँ पे आपके डीबी के पीछे लगा होता है फ्लेक्सिबल पाइप जिससे कि ब्रांच पाइप जुड़ा होता है, आप उसके नट को थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, वहाँ से डीबी की हवा बाहर निकल जाए, वहाँ से ब्रेक सिलेंडर की हवा बाहर निकल जाएगी और ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अगला पाइप देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फीड पाइप आइसोलेटिंग कॉक, एफपी का आइसोलेटिंग कॉक। यह डबल पाइप सिस्टम में मालगाड़ी में तथा आईसीएफ में फीड पाइप के ब्रांच पाइप एवं एलएचबी कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल पे लगा होता है। ब्रेक सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए इस कॉक को सबसे पहले बंद किया जाता है, क्योंकि ये फीड पाइप है, ये प्रेशर भरता रहता है। तो अगर आप पूरे ब्रेकिंग सिस्टम को, किसी एक कोच के ब्रेकिंग सिस्टम को आइसोलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको फीड पाइप, जो आइसोलेटिंग कॉक है फीड पाइप का, उसको बंद किया जाता है। ब्रेक सिस्टम आइसोलेट करते समय यदि इसे बंद न किया जाए तो फीड पाइप की कंप्रेस्ड हवा लगातार डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व के वेंट होल से बाहर निकलती रहेगी और फीड पाइप का प्रेशर कम होता रहेगा। अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो जो लोको से एफपी का प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डीबी के वेंट होल से बाहर निकलती रहेगी और जो फीड पाइप का प्रेशर है वो लोको में बन नहीं पाएगा, प्रेशर कम होता रहेगा। अगला पॉइंट ब्रेक पाइप आइसोलेटिंग कॉक, बीपी का आइसोलेटिंग कॉक।
या आईसीएफ कोच के ब्रेक पाइप के ब्रांच पाइप पर जो कि डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व को जाता है लगा होता है। ब्रांच पाइप के किसी भी कारण से टूटने पर या डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में प्रेशर के अधिक लीकेज होने पर इस कॉक को आइसोलेट करके ब्रेक पाइप के प्रेशर को कम होने से रोका जा सकता है। इसे बंद करने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कोच आइसोलेट भी कर देना चाहिए। अगर किसी भी कोच का डीबी काम नहीं कर रहा है या डीबी में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर ब्रांच पाइप में कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्रांच पाइप टूट गया, लीकेज हो गया, हेवी लीकेज है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रेक पाइप का जो आइसोलेटिंग कॉक है उसको जब बंद कर देंगे तो वहाँ से प्रेशर जाना बंद हो जाएगा और इस तरह से बीपी का प्रेशर कम नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक। ये आइसोलेटिंग कॉक बहुत सारे होते हैं, कभी आप कोच के नीचे जाएंगे तो ध्यान से देखना इन सब सारी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक डबल पाइप मालगाड़ी एवं आईसीएफ कोच के ब्रांच पाइप पर दो अलग अलग एवं एलएचबी कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल पे लगे होते हैं। देखिए एलएचबी कोच जो होता है ना, उसके जितने भी कंपोनेंट है वो सब ब्रेक कंट्रोल पैनल पे ही लगे होते हैं। एनआरबी हो गया, आपका डर्ट कलेक्टर हो गया, ये सारे वहीं पे लगे होते हैं। कहाँ पे? जो ब्रेक पैनल होता है उसके ऊपर लगे होते हैं। जबकि आईसीएफ और मालगाड़ी में ये एक ही जगह नहीं होते हैं, पूरे कोच में अलग अलग जगह पे लगे होते हैं। किसी एक ब्रेक सिलेंडर में खराबी हो जाती है तो पहले उस ब्रेक सिलेंडर को रिलीज करके कॉक द्वारा उसी ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट किया जाता है, जिससे दूसरा ब्रेक सिलेंडर कार्य करने की स्थिति में रहता है। इसकी संख्या 2 होती है। इस कॉक में वेंट फीचर भी होता है। 2 बोगी होते हैं, एक कोच के अंदर 2 बोगी होते हैं, दोनों के लिए एक एक आइसोलेटिंग कॉक होता है। अगर किसी एक बोगी का ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉब्लम हो गया तो उसके ब्रेक को रिलीज़ करने के बाद उसका आइसोलेटिंग कॉक बंद कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, उस बोगी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो डमी हो जाता है, बंद हो जाता है, और दूसरा जो बॉगी है उसी कोच का वो काम करता रहता है। इसलिए दोनों बॉगी के लिए यहाँ पे एक एक आइसोलेटिंग कॉक दिया जाता है ताकि अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उसे बंद और चालू कर सकें। अगला पॉइंट है चैन पुलिंग आइसोलेटिंग कॉक। यह आइसोलेटिंग कॉक ब्रेक पाइप से ब्रांच पाइप जो कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, जिसको कि PEASD कहा जाता है, उसमें लगा होता है। चूँकि यह सवारी गाड़ी में होता है अतः इसकी संख्या एक ही होती है, मालगाड़ी में तो होता नहीं है, तो ये सिर्फ सवारी गाड़ी में होता है और इसकी संख्या एक होती है। यदि चैन पुलिंग होने के बाद सिस्टम रीसेट नहीं हो रहा है तो उस समय इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देते हैं। उस कोच के बारे में टिकट चेकिंग स्टाफ, कोच अटेंडेंट तथा सेक्शन कंट्रोलर को सूचना देंगे कि इस कोच से अब चैन पुलिंग नहीं होगी। देखिए किसी कोच से अगर चैन पुलिंग कर दी जाए और चैन पुलिंग होने के बाद किसी वजह से वो रीसेट ना हो, अगर रीसेट नहीं होगा तो बीपी का प्रेशर लगातार गिरता रहेगा, फिर ब्रेक रिलीज़ नहीं होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि चैन पुलिंग आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दिया जाता है, जो कि कोच के नीचे होता है। उसको बंद कर देने से जो PESD सिस्टम है वो पूरा बंद हो जाता है और फिर प्रेशर आ जाता है और गाड़ी का ब्रेक रिलीज़ हो जाता है और गाड़ी चलती है। जो अगला पॉइंट है एम्प्टी लोड डिवाइस, ये मालगाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से ब्रेक सिलेंडर द्वारा बनाए गए ब्रेक पावर को कम या अधिक करता है। यह कार्य इस पर लगे हैंडल को पीले रंग जो कि एम्प्टी के लिए है व काले रंग जो कि लोडेड के लिए है पर रखा जाता है। जब वैगन खाली हो तो हैंडल को एम्प्टी पर तथा जब बैगन भरा हो तो हैंडल को लोडेड पर रखा जाना चाहिए। यदि बैगन खाली हो एवं इसके हैंडल को लोडेड पर रखा गया हो तो ब्रेक पावर बढ़ेगा और ब्रेक बाइंडिंग होगी। यदि बैगन भरा हो एवं हैंडल को एम्प्टी पर रखा गया हो तो ब्रेक पावर कमज़ोर होगा। यह केवल सिंगल पाइप मालगाड़ी में लगा होता है। देखिए जो एम्प्टी लोड डिवाइस होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये 2 एम्प्टी लोड डिवाइस का फ़ोटो है, तो हम यहाँ एक को चुनते हैं। मान लीजिए कि हमने इससे चुना, ठीक है। इसमें जो आपको काला हिस्सा दिख रहा है ये तो ब्लैक कलर का ही है, लेकिन जो ये वाइट हिस्सा दिख रहा है ये येलो कलर का है। जो येलो कलर है वो खाली वैगन को दर्शाता है और जो काला रंग है वो लोड वैगन को दर्शाता है। अब देखिए मालगाड़ी अगर लोड हो तो और ये हैंडल अगर आप येलो पे कर देंगे तो ब्रेक कम लगेगा। जब ब्रेक कम लगेगा तो गाड़ी नहीं रुकेगी या जहाँ रुकनी चाहिए वहाँ नहीं रुकेगी, एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर मान लीजिए गाड़ी खाली है और आपने इस हैंडल को ब्लैक पे कर दिया यानी ब्रेक ज़्यादा लगेगा, तो खाली गाड़ी में जब ज़्यादा ब्रेक लगेगा तो ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। इसलिए मालगाड़ी में ये सिस्टम दिया गया है कि अगर मालगाड़ी खाली है तो इस एम्प्टी लोड डिवाइस के हैंडल को खाली पोजीशन में करिए, पीले रंग की तरफ करिए, और अगर मालगाड़ी लोड है तो इसको ब्लैक यानी काले रंग की तरफ करिए ताकि ज़्यादा ब्रेक लग सके और गाड़ी को समय पे रोका जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आजकल तो ये ऑटोमेटिक आ गया, अब ये हैंडल घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप काम करता है। कभी उसके बारे में अगली वीडियो में कभी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एम्प्टी लोड डिवाइस, और ये कहाँ होता है, सिर्फ सिंगल पाइप मालगाड़ी में लगा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्लैक एडजस्टर।
ये भी मालगाड़ी में लगा होता है। यह ब्रेक रिगिंग का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे सिंगल पाइप माल डिब्बों में लगाया जाता है, यानी मालगाड़ियों में लगाया जाता है। आजकल मालगाड़ी तथा सवारी गाड़ी CNW विभाग के परीक्षण के बिना लंबी दूरी तक चलाई जा रही है, जिसके दौरान चालक बार बार ब्रेक लगाते हैं और रिलीज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रेक ब्लॉक, पहिया, ब्रेक गियर पिन और पिन हॉल में घिसावट के कारण ब्रेक गियर स्लैक होता है, जिससे ब्रेक पावर कमज़ोर हो जाता है। इसी उत्पन्न स्लैग को एडजस्ट एवं स्वतः एडजस्ट करता रहता है, जिससे ब्रेक पावर कमज़ोर नहीं होता है। खराब होने पर साधारणतः पुल रॉड जैसा कार्य करता है। बहुत कम मामलों में ब्रेक बाइंडिंग का कारण बनता है। डबल पाइप मालगाड़ी में स्लैग एडजस्टर ब्रेक सिलेंडर के साथ ही इनबिल्ट होता है। अब ये ब्रेक सिलेंडर क्या है, ब्रेक एडजस्टर क्या है, मैं आपको स्लैग एडजस्टर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जब हमारी साइकिल होती है या फिर हमारी बाइक या कार होती है तो उसमें ब्रेक शू लगा होता है, ब्रेक पैड लगा होता है, जो समय के साथ घस जाता है और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगता नहीं है या फिर हमारा पैडल ज़्यादा अंदर तक दबता है। तो बाइक में क्या करते हैं, पीछे अपने प्लायर से थोड़ा सा टाइट कर देते हैं तो हमारा ब्रेक टाइट हो जाता है। ठीक इसी तरह से उसी को स्लैग कहा जाता है। इसी तरह से ट्रेन में जब हमारी मालगाड़ी चलती है तो ब्रेक लगता है। ब्रेक लगने की वजह से जो ब्रेक ब्लॉक है वो भी घिसता है और पहिए भी घिसते हैं, तो पहिया और ब्रेक ब्लॉक के बीच में गैप बढ़ता जाता है, जिसके वजह से ब्रेक लगने के दौरान पूरे ताकत से ब्रेक नहीं चिपकता है पहिए के ऊपर। उसी दूरी को कम करने के लिए ये स्लैग एडजस्टर लगा होता है। ये अपने आप उस दूरी को कम करता रहता है, स्लैग को कम करता है। यानी बाइक में जो हम पीछे चैन के पास एक नट को टाइट कर देते हैं जो कि लीवर चक्के में लीवर के साथ लगा रहता है, तो हमारा ब्रेक टाइट हो जाता है। वही काम ये करता है, ऑटोमेटिक तरीके से करता है। अगला सवाल नहीं, अगला पॉइंट, मॉडिफाइड ब्रेक सिलेंडर, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ये मॉडिफाइड है और ये वैगन के लिए आया है। ठीक है, यह ब्रेक सिलेंडर डबल पाइप मालगाड़ी में लगा होता है, जिसकी संख्या 2 होती है। इसमें स्लैग एडजस्टर ब्रेक सिलेंडर के साथ ही इनबिल्ट होता है, यानी अलग से स्लैग एडजस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका स्लैग एडजस्टर इसके साथ ही होता है जो अपना स्लैग एडजस्ट कर लेता है। इसकी बॉडी पर एक ब्रेक इंडिकेटर लगा रहता है। ब्रेक लगने पर जब पिस्टन बाहर निकलता है तो ये इंडिकेटर भी लाल रंग प्रदर्शित करते हुए साथ साथ बाहर निकलेगा, तथा ब्रेक रिलीज होने पर पिस्टन के अंदर जाने पर यह इंडिकेटर भी अंदर की ओर चला जाएगा। हैंड ब्रेक लगाने पर भी इन वैगनों में एक ही ट्रॉली में ब्रेक लगता है। दोनों ब्रेक सिलेंडरों के ब्रांच पाइप पर ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉर्क भी लगे रहते हैं। अगर हैंड ब्रेक लगाते हैं तो हैंड ब्रेक सिर्फ एक ही ब्रेक सिलेंडर के साथ जुड़ा होता है। जब हैंड ब्रेक आप लगाएंगे, घुमाएंगे, तो एक ही ब्रेक सिलेंडर काम करता है और ब्रेक लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेस मॉडिफिकेशन, APM, प्रेशर मॉडिफिकेशन। ये APM है। इसी के बारे में मैं ऊपर बात कर रहा था कि स्लैक एडजस्टर एक तरह से है, स्लैक एडजस्टर नहीं, ये एम्प्टी लोड डिवाइस वाला काम है ये, जो ऑटोमेटिक हो गया है। ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉडिफिकेशन। यह डिवाइस कैस्नॉप बॉगी के बॉगी साइड फ्रेम एवं बैगन के अंडर फ्रेम के बीच में लगा होता है। यह बैगन के एक बॉगी पर 2 स्टेज लोड ब्रेकिंग हेतु ऑटोमेटिक ब्रेक पावर कम या ज़्यादा करने हेतु लगाया गया है। यानी जो एम्प्टी लोड डिवाइस काम करता था मैनुअली, अगर गाड़ी खाली है तो गार्ड या ड्राइवर को जाके उसको एम्प्टी में करना पड़ता था, और अगर गाड़ी भरी हो तो उसको लोड में करना पड़ता था। लेकिन जिन गाड़ियों में ये ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉडिफिकेशन लगा हुआ है उसमें गार्ड ड्राइवर को जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर गाड़ी खाली है तो खुद ही सेंस कर लेगा, कम ब्रेक लगाएगा, और अगर गाड़ी भरी हुई है तो सेंस करके ज़्यादा ब्रेक लगाएगा। यह डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से आने वाले ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को खाली वैगन के समय 2.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एवं भरी हुई वैगन की स्थिति में ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को अधिकतम 3.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर तक भेजता है। ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन की स्थिति में ही कार्य करता है, यानी जब ब्रेक अप्लाई होता है तभी ये काम करता है, बाकी बीच में ये काम नहीं करता है। इस पर लगा लीवर ब्रेक एप्लीकेशन के समय बॉगी फ्रेम पर कनेक्ट करता है एवं ब्रेक रिलीज स्थिति में यह लीवर बॉगी के साइड फ्रेम पर बिना कनेक्ट की स्थिति में ऊपर उठा हुआ रहता है। जब ब्रेक लगता है, इसमें एक लीवर होता है, जब ब्रेक लगता है तो ये लीवर जो है बॉगी फ्रेम को कनेक्ट करता है और ये उससे पता लगा लेता है कि गाड़ी भरी हुई है कि खाली है, और जब ये रिलीज होता है तो लीवर ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। लोड सेंसिंग डिवाइस, LSD, यह डिवाइस कंटेनर वैगनों में अंडर फ्रेम में लगा होता है, अंडर फ्रेम में लगी होती है। यह डिवाइस उपरोक्त ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉडिफिकेशन की तरह ही कार्य करती है। ये और APM, LSD और APM दोनों एक जैसा ही काम करती है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। सिंगल पाइप सिस्टम के उपकरण, सिंगल पाइप सिस्टम के उपकरण, सिंगल पाइप में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं। अब यही सब सवाल आते हैं भाई जो एग्ज़ाम में एक एक नंबर के सवाल आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल पाइप में ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है, या फिर कट ऑफ एंगल कॉक कितने होते हैं, ब्रेक पाइप एयर हाउस कपलिंग कितना होता है, तो बस देखिए इतने सारे सवाल निकल गए इससे, इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जो सबसे पहला है वो है ब्रेक पाइप, हरे रंग का होता है और इसकी संख्या 1 होती है।
कट ऑफ एंगल कॉक इनकी संख्या 2 होती है। ब्रेक एयर हॉर्स कपलिंग इनकी संख्या भी 2 होती है। ब्रेक पाइप पॉम एंड कपलिंग इनकी संख्या भी 2 होती है। एमयू वाशर ये भी 2 होते हैं। किसमें ये सब सिंगल पाइप सिस्टम के उपकरण है। डर्ट कलेक्टर सिर्फ एक होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सिर्फ एक होता है। कंट्रोल रिजर्वायर जिसे कि हम CR कहते हैं वो भी एक होता है। AR यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर ये भी एक होता है। क्विक रिलीज वाला है वाल्व हैंडल ये भी एक होता है। आइसोलेटिंग हैंडल ये भी एक होता है। ब्रेक सिलेंडर एक होता है। ब्रेक सिलेंडर डमी प्लग ये भी एक होता है। और एक्सेलरी रिजर्वायर डमी प्लग यानी AR का डमी प्लग ये भी एक होता है। लेकिन अभी देखिए सिंगल पाइप एयर ब्रेक कैसे काम करता है, इसमें चार्जिंग कैसे होता है, यहाँ पे ब्रेक एप्लीकेशन कैसे होता है, ब्रेक एप्लीकेशन का समय क्या होता है, चार्जिंग या रिचार्ज कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसको लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।